आज हम लोग आपकी कक्षा 9 में पहला ही पाठ है बात और इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि इनके उत्तरों को कॉपी पर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न किस नंबर पर पूछा जाता है और इसकी सूचना कैसे दी गई होती है। तो देखिए, यदि नंबर की बात करें तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न या तो 21 नंबर पर रहेगा या तो इसको 1 नंबर दिया जाएगा। ऐसा क्यों, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, इस 21 नंबर के पहले 20 सवाल बहुविकल्पीय होते हैं, यानी कि 20 सवाल ऐसे होंगे जिनके 4 उत्तर दिए रहेंगे और उनमें से कोई एक उत्तर सही होगा। और आपको देखिए, सामने देखिए, ऐसे OMR शीट पर काला करके देना होता है। ठीक है, ध्यान आपको देना है कि चारों को काला मत कर दीजिएगा, जो सही होगा केवल उसी को काला करिएगा। तो 20 सवाल ऐसे होते हैं जिनको आपको कॉपी पर लिखना ही नहीं होता है। आप उनको कॉपी पर नहीं लिखेंगे, उनका सवाल, उनका जवाब केवल OMR शीट पर ही देंगे। ठीक है, अब देखिए, जब ये 20 प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो इसको 21वां नंबर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका पेपर होता है उसको खंड में बांट देते हैं। तो खंड क में 20 प्रश्न हो जाते हैं और जब इसको खंड ख बनाते हैं तो ये खंड ख का पहला प्रश्न हो जाता है, तो इसको पहला नंबर देते हैं। लेकिन इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 21 रहे चाहे पहला दिया रहे, जो भी दिया रहेगा हम उत्तर लिखते समय कॉपी में डाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसकी सूचना को पढ़ते हैं कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न की सूचना कैसे होती है। तो आप भी मेरे साथ पढ़िए। देखिए, सूचना इस तरह से होती है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और आपके पेपर में इसी तरह से 2 गद्यांश दिए रहेंगे और उनमें से कोई एक, दोनों नहीं, कोई एक आपको हल करना होता है। जो भी आपको सरल लगे एक ले लीजिए और हल कर लीजिए। देखिए, इस तरह से गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश के नीचे इस तरह से 3 प्रश्न दिए रहेंगे। देखिए, 3 ही प्रश्न रहेंगे, 3 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, तो मैंने जानबूझ कर के लिए हैं। क्यों लिए हैं, ज़रा सा समझिए। देखिए, इन 2 प्रश्नों में से कोई न कोई एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और सभी गद्यांश में पूछा जाएगा। अगर ये पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा, और यदि ये पूछा गया तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दोनों में एक जरूर आएगा और सभी गद्यांश में आएगा। तो मैंने इसीलिए दोनों को एक साथ लिया है कि यहाँ पर मैं दोनों का उत्तर आपको बता दूँ कि कैसे लिखा जाता है, तो कहीं भी आएगा तो आप लिख लेंगे। ठीक है, यदि नंबर की बात करें तो एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो 6 नंबर के होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आप समझ लीजिए, समझना ज़रूरी है। देखिए, यदि किसी कारण से आपको 2 प्रश्न का उत्तर आ रहा है, एक का नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, जितने का उत्तर आपको आ रहा है उतना उत्तर लिख दीजिए, कम से कम आपको उतने का नंबर तो मिल जाएगा। लेकिन देखिए, गद्यांश पर आधारित प्रश्न इतने सरल होते हैं कि आप सबका उत्तर लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया कि मान लीजिए ना आए, सब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोगों को इन प्रश्नों को क्रमशः पढ़ना है और इनका उत्तर सीखना है। लेकिन चलिए, इनका उत्तर लिखने से पहले, सीखने से पहले हम लोग एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इनके उत्तरों को लिखते हैं। तो देखिए, लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं, यदि हम वैद्य माने चिकित्सक या डॉक्टर, यदि हम वैद्य होते तो
कफ और पित्त। देखिए कफ और पित्त बीमारियों के नाम हैं। तो कहते हैं कि यदि हम चिकित्सक होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती, सहवर्ती का मतलब यहाँ पर है संबंधित। यदि हम डॉक्टर होते, चिकित्सक होते तो बीमारियों से संबंधित बात की व्याख्या करते, यानी हम बीमारियों की बात करते, उनका इलाज कैसे होगा ये जानते, कौन सी दवा उसमें लगेगी ये जानते। और आगे कहते हैं कि यदि हम भूगोलवेत्ता होते, भूगोलवेत्ता का मतलब होता है भूगोल का ज्ञाता। देखिए भूगोल का ज्ञाता उसे कहते हैं जिसको पृथ्वी का, मौसम का ज्ञान होता है, हम उसको भूगोलवेत्ता कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि यदि हम भूगोलवेत्ता होते तो किसी भी देश के जलवायु का वर्णन करते। देखिए जलवात माने जलवायु, यानी किसी देश की जलवायु कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ पर वर्षा कैसे होती है, ऋतुएं कितनी होती हैं। तो यदि हम भूगोलवेत्ता होते तो इन सब चीज़ों का वर्णन करते। यानी यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से संबंधित होता है, जिस क्षेत्र में काम करता है, वो उसी से संबंधित बात करता है। डॉक्टर बीमारियों की बात करता है, भूगोलवेत्ता मौसम और पृथ्वी की बात करता है। यानी जो जिस क्षेत्र से संबंधित होता है उसी क्षेत्र के बारे में बात करता है। आगे लेखक कहते हैं किंतु दोनों विषयों में से, दोनों विषयों मतलब कफ पित्त बीमारी की और जलवायु की, कहते हैं कि मुझे दोनों विषयों में से एक भी बात कहने का प्रयोजन का मतलब इरादा या मतलब, मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। लेखक कहते हैं हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बात लिखते हैं। लेखक कहता है मैं तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बात लिखना चाहता हूँ जो हमारे तुम्हारे संभाषण। देखिए संभाषण का मतलब होता है बोलना। जब दो लोग आपस में बोलते हैं आमने सामने होकर के तो उसको संभाषण कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैं दो चार बात केवल उस पर लिखना चाहता हूँ जब हम और तुम आमने सामने होकर के बात करते हैं और उस समय हमारे मुख से हमारी बातें निकल कर के परस्पर मतलब आपस में जो हमारे हृदय में भाव हैं उनको प्रकाशित करती है। देखिए भाव को प्रकाशित करती है, इसका मतलब है कि जब हम बोलते हैं तो हमारी बात आपके हृदय में को प्रभावित करती है, आप तक पहुंचती है, हम आपके विचारों को जानते हैं और आप हमारे विचारों को जानते हैं। इसी को लेखक कह रहा है कि हमारे भावों को प्रकाशित करती है। देखिए यही इसकी व्याख्या है, आपको इसी को जोड़ करके लिखना है। लिखते समय यदि कोई चीज़ आपसे छूट जाती है तो छोड़ दीजिए, जितना याद रहती है लिख दीजिए, तब भी सही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और इनका उत्तर जानते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। देखिए यहाँ पर 21 रहेगा तो 21 डालिएगा और 1 रहेगा तो 1 डालिएगा। ध्यान एक चीज़ और दीजिए, देखिए मैंने कहा कि दो गद्यांश रहते हैं, एक अथवा करके रहता है। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। यदि आप अथवा वाला नहीं कर रहे हैं तब तो आप केवल इतना ही लिखेंगे, लेकिन यदि आप अथवा वाला कर रहे हैं तो यहाँ पर अथवा भी ज़रूर लिख दीजिए। ठीक है, इससे कॉपी जांचने वाले को पता चल जाएगा कि आपने अथवा वाला किया है कि ऊपर वाला किया है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हल कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप संकेत लिखेंगे और संकेत में जो गद्यांश है उसका शुरू का थोड़ा सा, फिर डॉट डॉट करके अंत का थोड़ा सा लिखना होता है। मैं क्या कह रहा हूँ ज़रा सा समझिए। देखिए ये गद्यांश है, यहाँ पर यदि हम वैद्य होते, यहाँ से शुरू है और यहाँ पर ख़त्म कहाँ पर है, देखिए करती रहती है, यहाँ पर ख़त्म है। तो यही मैंने कहा कि इस संकेत में आपको यही लिखना है। देखिए मैंने यही लिखा है, आप संकेत डालेंगे यदि हम वैद्य करती रहती है। ठीक है, उसके बाद आप प्रश्न जो भी रहेगा डालेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित
बात नामक निबंध से। अब यहाँ पर 3 चीज़ें आप लिख सकते हैं, तीनों सुन लीजिए, जो आपको अच्छा लगे एक लिख लीजिएगा। देखिए, आप लिख सकते हैं बात नामक निबंध से, आप लिख सकते हैं बात नामक शीर्षक से, आप लिख सकते हैं बात नामक पाठ से, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, पाठ से उद्धृत है। अब देखिए उद्धृत है, यहाँ भी 3 चीज़ें आप लिख सकते हैं, लिया गया है लिख सकते हैं, अवतरित है लिख सकते हैं, उद्धृत है लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे एक लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं अब पूरा एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। तो मैंने कहा कि आप नंबरिंग करेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डालेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित बात नामक निबंध से उद्धृत है। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। और आपका पहला प्रश्न पूरा हो जाएगा, यानी संदर्भ आपका हो जाएगा। देखिए, अब इस संदर्भ को आप याद कर लीजिए और बात के जितने भी गद्यांश होंगे उसका एक ही संदर्भ होगा। देखिए, एक पाठ के लिए एक ही संदर्भ होता है, बदलता नहीं है। जब पाठ बदलेगा तब संदर्भ बदलेगा। ठीक है, तो एक बार यदि आप कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो पूरे पाठ के लिए काम देगा। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, देखिए, किताब का नाम, शीर्षक का नाम जिसको आप पाठ भी कहते हैं, पाठ का नाम, और लेखक का नाम। इसको आप काले रंग की पेन से लिखिएगा और देखिए जैसे मैंने सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा है ऐसे लिखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न पूरा हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, यदि आपको संदर्भ याद रहेगा तो ये पाठ का नाम और लेखक का नाम भी आपको याद रहेगा। तो लिखेंगे कैसे वो थोड़ा सा देखिए। देखिए, आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम बात और लेखक का नाम प्रताप नारायण मिश्र है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और दूसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो शीर्षक पाठ का नाम है और जो लेखक का नाम है ऐसे काले रंग से अलग से लिख देंगे तो आपका उत्तर बहुत सुंदर लगेगा। तो आप इसका भी प्रयोग जरूर करिएगा। ठीक है, 2 प्रश्न पूरा हुआ। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, देखिए, अगर ये प्रश्न पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, और यदि ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा, लेकिन दोनों में से एक जरूर आएगा। तो दोनों का उत्तर आप लिखना सीख लीजिए। तो हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, यदि लेखक वैद्य एवं भूगोलवेत्ता होता तो वह क्या करता। देखिए, ये जो तीसरा प्रश्न रहेगा इसका उत्तर आपको गद्यांश में ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं कि यदि लेखक वैद्य और भूगोलवेत्ता होता तो वो क्या करता। तो देखिए, जब यहाँ पर आते हैं तो आपको मिल जाएगा, यदि हमको लेखक में बदल देंगे। यदि लेखक वैद्य होता तो वो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करता, और यदि वह भूगोलवेत्ता होता तो किसी देश की जलबात का यानी जलवायु का वर्णन करता। तो यहाँ तक इसका उत्तर है, ऐसे ही हमको बना कर के लिख देना है। ठीक है, हमारे उत्तर की भाषा हमेशा प्रश्न की तरह होनी चाहिए, जैसे प्रश्न पूछता है। तो चलिए एक बार प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न कह रहा है, यदि लेखक वैद्य एवं भूगोलवेत्ता होता तो वह, इतना हमको प्रश्न से ही लेना है, प्रश्न की भाषा में ही उत्तर देना है। होता तो वह, देखिए मैंने वही लिखा है, यदि लेखक वैद्य होता तो वह पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करता, और यदि भूगोलवेत्ता होता तो किसी देश के जलबात यानी जलवायु का वर्णन करता। और तीसरा उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, पहले उसको समझ लीजिए। देखिए, यहाँ से आप देख रहे हैं कि रेखा खींची गई है।
यहाँ से रेखा खींची गई है यहाँ तक, ठीक है। एक रेखा यहाँ खींची गई है। अब देखिए यहाँ पर रेखा नहीं खींची गई है, फिर यहाँ से रेखा शुरू है और यहाँ फिर खींची गई है, यानी 2 जगह रेखांकित अंश है। तो हमको 2 बार रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालनी पड़ेगी। यदि इधर कहीं न खींची होती, केवल एक ही जगह खींची होती, तो हम केवल एक जगह रेखांकित अंश की व्याख्या डालते, लेकिन 2 जगह छोड़ छोड़ के खींची गई है, तो 2 जगह रेखांकित अंश की व्याख्या डालेंगे। कैसे डालेंगे, कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए व्याख्या मैंने जैसे आपको पहले बताई है, उसको फिर से एक बार जाके ध्यान से सुनिएगा और वही चीज़ आपको लिखनी है। कैसे लिखा हूँ मैं, देखिए। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और चूंकि 2 जगह है तो पहले आप क लिखेंगे और क लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि, देखिए हमेशा इतना बात में जितने भी गद्यांश की आप व्याख्या करेंगे ना, इतना आप अपनी तरफ से ज़रूर जोड़िएगा। उसके बाद देखिए व्याख्या जैसे मैंने समझाई थी वैसे ही मैंने लिखा है, पढ़िए आप। प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से संबंधित होता है वह उसी क्षेत्र से ही संबंधित बात करता है। जैसे यदि कोई चिकित्सक होता है तो वह कफ पित्त जैसे किसी रोग और उसके उपचार के विषय में बात करता है। यदि कोई भूगोल का ज्ञाता होता है, भूगोलवेत्ता यानी भूगोल का ज्ञाता होगा, तो वह किसी भी देश की जलवायु और मौसम की बात करेगा। लेखक कहता है किंतु इन दोनों विषयों में से किसी पर भी विषय पर बात करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो देखिए पहली जो अंडरलाइनिंग थी, जो रेखा खींची गई थी, इतनी थी। अब दूसरी क्या है, तो फिर देखिए हम लोग दूसरा डालेंगे। आप फिर ख डालेंगे और फिर डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी पुनः कहते हैं कि। अब चूंकि 2 बार अंडरलाइन है, रेखा खींची है, इसलिए मैंने कहा पुनः कहते हैं कि, इतना मैंने अपने से जोड़ा। अब आगे देखिए व्याख्या। कहते हैं कि मैं तो आज केवल उन्हीं बातों पर अपनी बात करूँगा जो हमारे तुम्हारे बोलते समय एक दूसरे के मुख से निकलकर हमारे हृदय के भावों को प्रकाशित करती है। अर्थात हमारे हृदय के भावों को एक दूसरे तक पहुंचाती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी।